जय गुरुजी संगत जी। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी के श्री चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और गुरुजी की प्यारी प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, आज का सत्संग बहुत सुंदर है, बहुत खास है। गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत का सत्संग है। आप सत्संग अंत तक सुने और पूरा सुने और अपने कई सारे सवालों के जवाब तो प्राप्त करें ही, साथ ही गुरुजी की ढेरों ब्लेसिंग प्राप्त करें। तो चलिए संगत जी, सत्संग शुरू करते हैं। आज का सत्संग गुरुजी की प्यारी और पुरानी संगत प्रिया तलवार आंटी का है। तो चलिए संगत जी, सत्संग की शुरुआत करते हैं। जय गुरुजी संगत जी, जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, गुरुजी को प्रणाम और गुरुजी की प्यारी संगत को जय गुरुजी। संगत जी, मैं गुरुजी से 2006 में जुड़ी थी और मैं जिस तरीके से गुरुजी से जुड़ी थी वो बहुत ही यूनिक है। संगत जी, हमारे एक फैमिली फ्रेंड्स थे। मेरे फादर अभी 94 इयर्स के हैं। मेरे फादर के बहुत अच्छे फ्रेंड कृष्ण खन्ना अंकल, उनकी डॉटर इन लॉ का मेरे पास फोन आया था। हालांकि उनकी बहन, उनके भाई, उनके हस्बैंड, जो सिस्टर्स हैं, उनके साथ तो हमारा बचपन बीता है, बट कामिनी को मैं बहुत कम जानती थी। तो एक दिन मुझे कामिनी आंटी का फोन आया और उन्होंने कहा कि उनके गुरुजी मिलना चाहते हैं। अब संगत जी, वैसे मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं वैसे तो बहुत स्पिरिचुअल थी और मैं काफी गुरुओं से भी मिली हूँ, इसलिए मैं बड़ी आसानी से मान गई और मैंने कहा कि कामिनी आंटी, मैं आपके गुरुजी से जरूर मिलूंगी। संगत जी, वो संडे का दिन था तो कामिनी आंटी ने कहा कि गुरुजी ने शाम को 4 बजे आपको बुलाया है। अब संगत जी, उस दिन मेरा बेटा पढ़ाई के लिए यूएस जा रहा था और उसे मुझे शाम को एयरपोर्ट छोड़ने जाना था। संगत जी, उसकी इवनिंग की फ्लाइट थी तो मैंने कामिनी आंटी से कहा कि मैं आज तो नहीं जा सकती हूँ, मुझे मेरे बेटे को छोड़ने जाना है एयरपोर्ट, मैं आपके साथ कल चलती हूँ। तो कामिनी आंटी कहती हैं कि मैं कल का तो नहीं बोल सकती क्योंकि मैं बिना गुरुजी की आज्ञा के कोई बात नहीं बोलूंगी, मैं गुरुजी से पूछ करके ही आपको बताऊंगी कि आपको कब आना है। सो एनीवे, कामिनी आंटी ने मुझे कॉल करके बताया कि गुरुजी ने मुझे थर्सडे को बुलाया है। तो संगत जी, थर्सडे को कामिनी आंटी आई। वैसे मैं वसंत कुंज में रहती हूँ। वो आई और उन्होंने मुझे पिकअप किया और संगत जी, मैं तैयार हो गई जाने के लिए। अपना फोन, बैग, मिठाई का डब्बा, एनवेलप, सारा कुछ मैं लेकर जा रही थी। तो कामिनी आंटी ने बोला कि ये सब आप क्या ले जा रहे हो, गुरुजी के यहाँ पर कुछ भी नहीं चाहिए होता है, ये सब छोड़ो, गुरुजी ने सिर्फ आपको ही बुलाया है, ये सब ले जाने की कोई जरूरत नहीं है। अब संगत जी, मैंने सारा सामान वहीं पर छोड़ दिया और उन्होंने कहा कि अपना बैग भी यहीं छोड़ दो, आपका फोन भी यहीं छोड़ दो। संगत जी, ये जान करके मुझे बड़ा ऑड लगा कि सारा सामान उन्होंने मुझसे वहीं रखवा दिया और कोई भी सामान मुझे नहीं ले जाने दिया। एनीवे, मैं उनके साथ चली गई। मैंने अपना फोन भी उनकी गाड़ी में छोड़ा। तो इस प्रकार से हमने अपना सारा सामान गाड़ी में ही छोड़ा और हम 4 बजे एम्पायर स्टेट पहुंचे। ये था संगत जी 1 जून 2006। संगत जी, जब हम वहां पहुंचे तो मैं कामिनी आंटी के पीछे पीछे जा रही थी। जब हम लोग वहां गए तब एम्पायर स्टेट छोटा मंदिर पूरा ही खाली था और मैं चारों तरफ मंदिर को देख रही थी। लाल कारपेट बिछा हुआ था और शैंडिलियर लगा हुआ था। सब कुछ देखते हुए मुझे ऐसे लगने लगा, मैं सोचने लगी कि मैं कहाँ गई हूँ और मुश्किल से संगत जी वहां पर कोई 1 या 2 संगत ही बैठी होगी और वहां और कोई भी नहीं था। संगत जी, एकदम से मेरी नजर छोटे मंदिर में जो चेस्ट ऑफ ड्रॉ है वहां पर गुरुजी बैठे हुए थे चौकड़ी मारकर, और मेरी नजर उन पर गई। मैं क्या बताऊं संगत जी, मेरी नजर गुरुजी से हट ही नहीं रही थी और उनसे मिल भी नहीं रही थी। उनका ऑरा इतना अच्छा था कि मैं बता नहीं सकती। संगत जी, गुरुजी इतने शाइन कर रहे थे कि उनसे नजर भी नहीं मिला पा रही थी मैं, और मन चाह रहा था कि बस उन्हें देखती रहूं। अब कामिनी आंटी ने गुरुजी को माथा टेका तो मैंने भी गुरुजी के सामने माथा टेक दिया। फिर कामिनी आंटी ने गुरुजी से कहा कि गुरुजी, ये प्रिया है, आपने कहा था ना इनको लेकर आने के लिए। और बस कामिनी आंटी बताने लगी कि ये प्रिया तलवार है, इनके फादर डॉक्टर तलवार हैं। और गुरुजी ने कामिनी आंटी को चुप रहने का अचानक से इशारा किया। गुरुजी बस मुझे देखते जा रहे थे। गुरुजी ऐसे देख रहे थे जैसे उन्होंने मेरी आत्मा का, मेरी सोल का स्कैनिंग कर लिया हो। लेकिन गुरुजी ने मुझे कुछ भी नहीं बोला और उन्होंने हाथ के इशारे से कहा कि बैठ जाओ। हम लोग दोनों बैठ गए। संगत जी, थोड़ी देर में एक आंटी आई और गुरुजी ने उन्हें अपना सत्संग सुनाने के लिए कहा। फिर उन आंटी ने हमारे साथ अपना सत्संग शेयर किया। उनका सत्संग इस प्रकार से था कि वो आईएएस में थे और वो और उनके हस्बैंड बहुत साल से गुरुजी के पास आ रहे थे और वो भी वहां पर इसलिए आए थे क्योंकि गुरुजी किसी से कुछ नहीं लेते हैं। और फिर आंटी ने बताया कि कुछ सालों के बाद उनके हस्बैंड पोस्टेड हुए लखनऊ में, लेकिन वो कोमा में चले गए थे और वो आंटी बहुत ज्यादा परेशान हो गई थी। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। उन आंटी को भी कोई गुरुजी के पास लेकर ही आया था और गुरुजी ने लोटा ब्लेस करके दिया और गुरुजी ने एक छोटा सा स्वरूप भी दिया और कहा कि ये स्वरूप उनके तकिए के नीचे रख देना
और इस लोटे का जल प्रसाद अंकल को पिलाना। संगत जी, आंटी ने ये सब कुछ किया जैसा गुरुजी ने बताया था और गुरुजी के आशीर्वाद से वो अंकल कोमा से बाहर निकल गए और पूरी तरह से ठीक हो गए और दोनों शुक्राना करने गुरुजी के पास भी आए और बाद में वो गुरुजी के परम भक्त बन गए। तो इस प्रकार से संगत जी, आंटी ने हमें सत्संग सुनाया और इतनी देर में एक यंग पर्सन मंदिर में आए और उन्होंने गुरुजी को माथा टेका। गुरुजी ने उन्हें भी अपना सत्संग शेयर करने के लिए कहा और उन अंकल ने भी हमसे अपना सत्संग शेयर किया। उनका नाम अभिनव था और अभिनव अंकल उस टाइम पे कॉलेज में थे। आई थिंक उनका एक्सीडेंट हो गया था और वो कॉलेज के फाइनल ईयर में थे। संगत जी, उन्होंने अपने सत्संग में बताया कि उनका विजन चला गया था और उनकी मदर हर तरफ भटक चुकी थी कि कहीं से भी कैसे भी उनका इलाज हो जाए। संगत जी, आज की तारीख में अंकल का रेटिना पूरी तरह से डैमेज है, लेकिन गुरुजी ने उन्हें पूरी विजन दे दी है। संगत जी, अंकल अब पूरी तरह से ठीक हैं और अब तो उनकी शादी भी हो गई है। संगत जी, इस प्रकार से कामिनी आंटी ने भी मुझे बताया कि शी इज सर्वाइविंग बिकॉज ऑफ गुरुजी और उन्होंने बताया कि मैं तो एक ही किडनी पर जिंदा हूँ और मुझ पर गुरुजी की ब्लेसिंग है तो ही मैं सर्वाइव कर पा रही हूँ। संगत जी, ये सब कुछ मैंने सुना और मेरे मन में आया कि क्या मुझे भी कुछ होने वाला है और इसलिए क्या गुरुजी सारे सत्संग मुझे इस प्रकार से सुनवाए जा रहे हैं। संगत जी, मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि उस समय मेरी हेल्थ भी बिल्कुल ठीक नहीं थी। मेरी स्पाइन में प्रॉब्लम थी, मेरे घुटने में प्रॉब्लम थी और मैं नीचे जमीन पर बैठ नहीं पाती थी। जब मुझे याद आया संगत जी कि जब गुरुजी ने हमें इशारे से बोला कि बैठ जाओ, तब मैंने कामिनी आंटी से कहा कि आंटी मैं नीचे बिल्कुल भी नहीं बैठ सकती हूँ। तो वो कहने लगी कि नहीं नहीं, सबको बैठना होता है, नीचे ही बैठना होता है। संगत जी, उस पूरी शाम मैं वहाँ बैठी रही, सारे सत्संग सुने, पूरा सत्संग अटेंड किया, लेकिन मुझे कुछ भी नहीं हुआ। संगत जी, यह बात तो खुद मेरे लिए बड़े आश्चर्य वाली है कि मुझे इतनी तकलीफ थी कि मैं खुद नीचे बैठ भी नहीं पाती थी, लेकिन बावजूद उसके मैं वहाँ पर बैठी रही और मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। ये सिर्फ गुरुजी की ही लीला है, गुरुजी की लीला वही जानते हैं। एनीवे, मेरे मन में ये थॉट आया, ये विचार आया कि गुरुजी ने मुझे वहाँ पर क्यों बुलाया है। और संगत जी, जैसे ही मेरे मन में ये थॉट आया कि गुरुजी ने मुझे क्यों बुलाया है, गुरुजी ने मुझे अपने पास बुलाया। मैं गुरुजी के पास गई, लेकिन संगत जी, मैं गुरुजी की शक्ल भी नहीं देख पा रही थी, इतनी उनकी आभा थी। अब संगत जी, मैं तो नादान थी, मुझ में बहुत इग्नोरेंस था, मैं नहीं जानती थी कि गुरुजी नोज एवरीथिंग अबाउट एवरीवन। संगत जी, गुरुजी ने मुझे कहा कि तू सोच रही है ना कि तुझे मैंने यहाँ क्यों बुलाया है, तो फिर गुरुजी कहते हैं कि ये बात तो तुझे आगे ही पता चलेगी, बस तू आंधी रही। अब गुरुजी ने मुझे कहा कि तुझे ये समझ में नहीं आएगा, तुझे ये सब कुछ बाद में समझ में आएगा, बस तू इतना याद रखी कि तू आंधी रही। और फिर मैं जा करके बैठ गई। संगत जी, सत्संग हुआ, गुरुजी अंदर चले गए और संगत जी, मैंने थोड़ी देर के बाद देखा कि छोटा मंदिर पूरा भर गया है और जब गुरुजी एकदम से बाहर आए तो पूरे येलो चोले में थे और लिटरली उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि कोई आसमान से प्रकट हुआ है। गुरुजी का बहुत सुंदर हो रहा था, बहुत प्यारी पर्सनैलिटी थी और मुझे ऐसा लगने लगा कि मैं कहाँ आ गई हूँ, शायद मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। फिर गुरुजी आए और अपने गद्दी पर विराजमान हुए। संगत जी, मुझे पता नहीं था कि वहाँ पर क्या होना है। संगत जी, वहाँ पर शब्द शुरू हो गए और उस समय पर मुझे थोड़ी भी पंजाबी समझ में नहीं आती थी। इवन दो आई एम तलवार, बट मुझे शब्द समझ में नहीं आते थे, लेकिन मैं उन्हें सुनती रही। कुछ समझ में तो नहीं आ रहा था, लेकिन मैं वहीं पर बैठी रही। संगत जी, मेरे थॉट्स इधर उधर जा रहे थे, लेकिन सच कहूँ तो वहाँ से उठकर जाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था। उसके बाद संगत जी, हमने सबके साथ लंगर शेयर किया और फिर हम लोग बाहर आकर खड़े हो गए। संगत जी, वहाँ पर ऐसा होता था कि शब्द चलती थी, लंगर होता था, लंगर में एक राउंड हो जाता था, जो लोग लंगर करते वो बाहर आ जाते और दूसरी संगत अंदर चली जाया करती थी। संगत जी, उस दिन कम से कम 500 लोग तो होंगे ही, शायद उससे ज्यादा भी। संगत जी, उसके बाद कामिनी आंटी ने मुझे बताया कि गुरुजी खुद बताते हैं कि आपको किस पर्टिकुलर डे पर आना है। लेकिन संगत जी, मैंने कामिनी आंटी को बोला कि गुरुजी ने कोई पर्टिकुलर डे मेरा फिक्स नहीं किया। अब संगत जी, अगले दिन से मैं अपने आप ही जब भी हो सकता था मैं गुरुजी के पास आश्रम में जाया करती थी। मेरा मन जब भी व्याकुल होता, बेचैन होता, बस मैं गुरुजी के पास उठकर चली जाती थी। वैसे मैं वहाँ किसी को भी नहीं जानती थी, वहाँ पर किसी से कोई बातचीत नहीं होती थी मेरी, बस वहाँ पर गुरुजी में मन लगा रहता था। कभी कभी वहाँ पर मेडिटेशन हो जाया करता था। संगत जी, बस ऐसे ही चलता रहा, मैं अपने आप ही वहाँ चली जाया करती थी। एंड संगत जी, आई वॉन्ट टू टेल यू द मोस्ट अमेजिंग थिंग कि मुझे ये कभी पता ही नहीं चला कि बड़ा मंदिर भी है। मुझे किसी ने बताया भी नहीं और ना ही मैंने किसी से पूछा, ना मुझे कभी किसी बड़े फंक्शन का पता था। मेरा कोई पर्टिकुलर डे फिक्स नहीं
नहीं था। मुझे जिस समय जाने की इच्छा होती थी मैं पर्टिकुलरली उसी दिन चली जाया करती थी। अब संगत जी ऐसे ही जाते जाते मुझे 1 साल हो गया था। एक दिन मैं वहाँ पर बैठी हुई थी। मेरी एक कजन है, उसके हस्बैंड को कैंसर हो गया था। संगत जी उनका बहुत ट्रीटमेंट चला, वो बहुत सारे डॉक्टर्स के पास भी गए पर उनको कहीं का भी कोई इलाज नहीं लग रहा था। संगत जी एक दिन मैंने गुरुजी को माथा टेका और मैंने उनसे कहा कि गुरुजी मेरी कजन है और उनके जो हस्बैंड हैं उन्हें कैंसर है और मैंने कहा कि गुरुजी आप कुछ ब्लेस करके दीजिए, मैं उन्हें जा करके दे दूंगी। लेकिन संगत जी गुरुजी ने कहा कि उनको यहाँ पर लेकर आओ। अब संगत जी मैं घर गई, मैंने अपने कजिन से बात की कि तुझे गुरुजी ने वहीं पर बुलाया है। तो मेरी कजिन तो मान गई लेकिन उसके जो हस्बैंड है वो नहीं माने गुरुजी के पास आने के लिए। उनका मानना यह था कि मैं बाबा गुरुओं के चक्कर में नहीं पड़ता हूँ। तो संगत जी मुझे बहुत बुरा लगा। मैं सोचने लगी कि मैं नेक्स्ट टाइम गुरुजी को क्या बोलूंगी। संगत जी मुझे मेरी कजिन ने मना कर दिया और मैं नेक्स्ट कुछ दिनों तक गुरुजी के पास गई भी नहीं। संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, मेरी कजिन का फोन आया कि हम गुरुजी के पास होकर आए हैं और उन्होंने जिस प्रकार से बताया था दैट वाज सो अमेजिंग। संगत जी मेरी कजिन गुड़गांव में रहती है, उसका नाम आरती कोचर है। वो अपनी बिल्डिंग में अपने हस्बैंड को गार्डन में लेकर जा रही थी। सर्दियों के दिन थे और व्हील चेयर पे वो अपने हस्बैंड को लेकर जा रही थी। संगत जी लिफ्ट में उन्हें कोई मिला जो उनके शायद ऊपर ही कहीं रहता था फ्लैट में। तो उसने पूछा उसके हस्बैंड के बारे में कि इनको क्या हो गया है। संगत जी ये जो लिफ्ट में मिले थे ये भी गुरुजी की संगत थे। वो भी राकेश जी के साथ गार्डन तक गए और उन्हें कहा कि आप मेरे साथ चलो और जहां मैं आपको लेकर जा रहा हूँ वहां आप बिल्कुल ठीक हो जाओगे। संगत जी आप बिल्कुल बिलीव नहीं करोगे, उस शाम को वो गुरुजी के मंदिर ही लेकर गए थे उनको और वहां पर गुरुजी ने उन्हें ब्लेस किया। संगत जी उनको डॉक्टर ने 6 महीने का भी टाइम नहीं दिया था और वो 2006 की बात थी और गुरुजी के आशीर्वाद से, गुरुजी की ग्रेस से वो आज तक जिंदा हैं। वैसे संगत जी उनके ऊपर बहुत बहुत कष्ट आया, बहुत बार हॉस्पिटल जाना पड़ा और संगत जी 1-2 बार तो ऐसा लगा कि बस एंड हो गया है, बट गुरुजी's ग्रेस ही स्टिल अलाइव। एंड संगत जी आज 2006 से लेकर आज कितने साल हो गए हैं और वो गुरुजी की ग्रेस से वो अभी तक स्वस्थ हैं और जिंदा हैं। एंड संगत जी मैं इतनी थ्रिल्ड थी कि देखो मेरी कजन को भी ब्लेसिंग मिली है। संगत जी एक दिन मैं गुरुजी को माथा टेक रही थी तो गुरुजी ने मुझसे कहा कि तू क्या चाहती है। तो मैंने कहा कि गुरुजी आप तो बस मेरे बच्चों को ब्लेस कर दो। तो गुरुजी कहते हैं कि अपने बच्चों को यहाँ पर लेकर आओ। अब संगत जी बेटा तो मेरा बाहर पढ़ने गया था। अब मैंने अपनी बेटी को कहा, वो छोटी थी और मैं उसे बहुत बार बार बोलती रही चलो चलो चलो, लेकिन वो ये कहती कि मम्मा मैं नहीं जाऊंगी। हालांकि संगत जी मैंने कभी किसी को फोर्स नहीं किया लेकिन मैंने उसे बहुत बार बोला चलने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली वो मेरे साथ नहीं आई। शायद उसका टाइम नहीं आया होगा गुरुजी के दर्शन करने का। अब संगत जी 2007 में मेरी ग्रैंड मदर हैं, एक्चुअली मेरे फादर की मौसी हैं, वो भी ग्रैंड मदर ही हुई। वो बहुत बहुत बीमार थी और वो काफी समय से बीमार थी। आई थिंक वो नवंबर 2006 से स्वस्थ नहीं थी। अब संगत जी मैं तो सबको कहती थी मेरे साथ चलो मेरे साथ चलो, पर मेरी फैमिली में कोई तैयार नहीं होता था जाने के लिए और मुझे भी कहते थे कि तू किस चक्कर में पड़ गई है। अब संगत जी मैं किसी को क्या समझाऊं कि गुरुजी क्या हैं, गुरुजी भगवान हैं, मैं किसी को कैसे समझा सकती थी। खैर संगत जी ग्रैंड मदर मेरी बहुत बहुत बीमार थी और एक समय तो ऐसा आया कि उनकी आई साइट भी चली गई थी। वो केवल मेरे हाथ से खाना खाती थी और मेरी एक और कजन है मेघना, या उसके हाथ से खाना खाती थी। और फिर संगत जी बीच में मेरा ज्यादा जाना नहीं हो पाया मंदिर में, मुझे ग्रैंड मदर को भी देखना होता था। फिर अचानक मेरी मौसी भी बहुत बीमार हो गई और वो मेरी सबसे प्यारी मौसी हैं, उनकी तबीयत भी खराब हो गई और उनकी भी सर्जरी हुई थी और उनकी देखभाल के लिए भी मुझे वहां पर उनके पास जाना पड़ा। संगत जी इस प्रकार से 1-2 महीने तक मंदिर जाने का मुझे मौका ही नहीं मिला और संगत जी साथ ही साथ मेरी बेटी की तबीयत भी खराब हो गई थी। और संगत जी गुरुजी के महासमाधि लेने से पहले 2 महीने तक भी मैं गुरुजी के पास नहीं गई थी। एक दिन मुझे पता चला कि गुरुजी ने महासमाधि ले ली है। एंड संगत जी आप समझ सकते हो आई वॉज सो अपसेट। मैं बहुत बहुत रोई, मैं जा नहीं पाई क्योंकि मेरी मौसी बहुत क्रिटिकल थी और उनकी नाइट केयर भी मुझे करनी पड़ती थी। संगत जी इस प्रकार से मुझे मंदिर जाने का मौका ही नहीं लगा। और संगत जी जब मेरी बेटी 17 साल की थी तो उसे गोल ब्लैडर में स्टोन भी डायग्नोज हुआ। अब संगत जी मिडिल ऑफ द जून में एक बार छोटे मंदिर गई और वहां सब कुछ बंद था और किसी ने मुझे कहा कि यहाँ पर अब गुरुजी बैठते ही नहीं हैं। अब संगत जी मैं इतनी उदास हो गई थी, मैं हमेशा गुरुजी को प्रे करती थी, गुरुजी प्लीज टेक केयर ऑफ माय फैमिली, माय एल्डर्स, माय डॉटर। मेरी बेटी बहुत छोटी है गुरुजी,
17 साल की ही है और उसे ये प्रॉब्लम हो गई है। मैं ये सब कुछ प्रार्थना गुरुजी को बोला करती थी और संगत जी मैं बहुत बहुत परेशान रहती थी और मुझे कभी पता ही नहीं चला कि गुरुजी का कोई बड़ा मंदिर भी है और वहाँ पर सत्संग भी होते हैं। वहाँ पर हर हफ्ते सत्संग होता है। एनीवे 2-4 साल निकल गए इसी तरह और मैंने बहुत सारी डिफिकल्टीज को फेस किया। मैं जहाँ पर काम कर रही थी वहाँ पर भी मुझे बहुत टेंशन थी, बहुत प्रॉब्लम्स थी। मैंने काफी सारी प्रॉब्लम्स अपने हेल्थ को लेकर भी फेस की, अपने बच्चों को लेकर भी फेस की। अल्टीमेटली इतना ही कहूंगी संगत जी कि बहुत बहुत कष्ट वाला समय था। और तो और गुरुजी का मेरे पास कोई स्वरूप भी नहीं था। गुरुजी बस मेरे मन में थे। मैं गुरुजी से मन में ही प्रार्थना करती थी। मेरा और कोई कांटेक्ट नहीं था। और संगत जी मैंने सोचा भी नहीं था कि मैं कामिनी आंटी को फोन करूं या कुछ और करूं। आई वॉज वेरी ग्रेटफुल कि कामिनी आंटी मुझे वहां पर लेकर गई। बट उसके बाद मैं खुद ही गुरुजी के पास जाया करती थी, आया करती थी। मैं अपने काम में बहुत बिजी थी, अपनी फैमिली में बिजी थी और गुरुजी के यहाँ जाती भी थी ना संगत जी, तो सोशलाइज करने के लिए कभी नहीं जाती थी। मैं सिर्फ वहाँ जाती थी गुरुजी से कनेक्ट होने के लिए, उनकी प्रेजेंस को फील करने के लिए, उनको फील करने के लिए। उनकी प्रेजेंस में ही इतनी अच्छी फीलिंग थी, इतनी ब्लेसिंग्स मिलती थी मुझे और मुझे बहुत अच्छा लगता था। मुझे ऐसा लगता था जैसे मैं स्वर्ग में आ गई हूँ। अब संगत जी इसी तरह काफी सारे साल निकल गए और फिर 2010 आया न्यू ईयर का समय और उस दिन मैं 15-20 मिनट के लिए बेहोश हो गई थी। किसी ने सोचा मुझे स्ट्रोक हो गया है और उस समय मुझे बहुत चक्कर आते थे। मेरी MRI हुई, मेरा चेकअप हुआ। मेरे फादर खुद डॉक्टर हैं, काफी रिनाउंड डॉक्टर हैं। अब संगत जी मेरे सारे चेकअप हुए और मेरे फादर ने सोचा कि शायद कोई क्लॉट हो और फिर मैं बहुत हैवी मेडिसिन पर चली गई। संगत जी मैं काफी डिप्रेशन में भी चली गई थी क्योंकि संगत जी मेरा किसी भी चीज में मन नहीं लगता था। मेरा कॉन्फिडेंस बहुत लूज हो गया था। मैं काम पर पूरा कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पा रही थी। संगत जी बस ये कहूंगी कि मैं फिजिकली बहुत अनवेल थी और मैं डिप्रेशन में चली गई थी। संगत जी कुछ महीनों के बाद कामिनी आंटी, करण अंकल, कृष्ण अंकल हम सब लोग एक साथ डिनर के लिए मिले। तो कामिनी आंटी ने मुझसे पूछा कि तुम कैसी हो। तब मैंने बताया कि आंटी मेरी लाइफ में कुछ भी ठीक नहीं चल रहा है। तो वो कहने लगी कि ये कैसे हो सकता है, तुम मंदिर क्यों नहीं जाती हो। तो मैंने कहा कि मंदिर तो सारा बंद हो गया है, मैं तो कितनी बार गई हूँ और मुझे कहा गया था कि यहाँ पर कुछ भी नहीं होता है। तो वो मुझे कहने लगी पर आपको तो बड़े मंदिर जाना चाहिए। मैंने कहा बड़ा मंदिर, कौन सा बड़ा मंदिर, मुझे तो उसके बारे में कुछ भी नहीं पता है। लेकिन संगत जी कामिनी आंटी को मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हुआ कि तुम जाती रहती थी गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट में, तो तुम्हें कैसे नहीं पता बड़े मंदिर के बारे में। अब संगत जी शायद गुरुजी ही नहीं चाहते हों कि मुझे बड़े मंदिर के बारे में पता चले। संगत जी मुझे याद है कि गर्मियां शुरू हो गई थी और मैंने कहा कि मैं जाऊंगी और 1 जून को ही जाऊंगी क्योंकि संगत जी गुरुजी ने पहली बार मुझे 1 जून को ही बुलाया था। संगत जी मुझे याद है दोपहर के 2-2:30 बज रहे थे। मेरा ड्राइवर ड्राइव कर रहा था और मैं कामिनी आंटी से मोबाइल पर डायरेक्शन ले रही थी और कामिनी आंटी मुझे डायरेक्शन दे रही थी बड़े मंदिर जाने के लिए। और मैं 2-2:30 बजे वहां पहुंची तो मैंने देखा कि वहां पर टेम्पोस जा रहे थे। मुझे ये भी आइडिया नहीं था कि थोड़े दिन पहले ही वहां पर गुरुजी के महासमाधि दिवस का समारोह हुआ था और मुझे वहां पर पुनीत अंकल जो वहां के मैनेजर हैं वो मुझे मिले और उन्होंने कहा कि अभी तो गेट बंद है। तो मैंने कहा कि मुझे तो गुरुजी को माथा टेकना है, मैं तो बहुत सालों बाद और पहली बार ही यहाँ पर आई हूँ, मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है, मुझे प्लीज आप दर्शन करने दीजिए। एंड ही वॉज वेरी काइंड और उन्होंने मुझे कहा कि आप समाधि के बाहर माथा टेक लो। तो मैंने कहा कि मैं बैंड नहीं कर सकती हूँ, मुझे इतने चक्कर आते हैं कि कहीं मैं बेहोश ना हो जाऊं। तो मैंने कहा कि अगर मैं बेहोश हो जाऊंगी तो मेरे ड्राइवर को बुला लेना, वो बाहर ही खड़ा है। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं 6 महीने से इतनी मेडिसिन खा रही थी, मेरी हेल्थ इतनी खराब थी, मुझे चक्कर आ रहे थे और मैंने वहां माथा टेका गुरुजी के समाधि के सामने और मैं उठ गई। और संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे शायद, उसके बाद मुझे कभी चक्कर नहीं आया। और संगत जी मैं ऐसा मानती हूँ कि गुरुजी की इतनी ब्लेसिंग हुई, इतनी ब्लेसिंग हुई कि मुझे कभी चक्कर नहीं आए। मुझे ऐसा लगा था जब मैं माथा टेक कर उठी थी कि अभी तो नहीं आया है चक्कर, शायद थोड़ी देर में आ जाएगा, लेकिन गुरुजी के आशीर्वाद से मुझे कभी भी चक्कर नहीं आया संगत जी, और ना ही कभी आएगा क्योंकि गुरुजी की बहुत कृपा है। संगत जी मैं 2-3 दिन तक देखती रही कि मुझे चक्कर आ रहे हैं या नहीं, चक्कर नहीं आए संगत जी, और धीरे धीरे मैंने दवाइयां भी बंद कर दी। संगत जी मुझे गुरुजी के स्थान पर इतना अच्छा लगने लगा कि मैं रोज जाने लगी बड़े मंदिर, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। और संगत जी मैं इंतजार ही किया करती थी कि मैं कब बड़े मंदिर जाऊं, और जब मैं एक बार बड़े मंदिर पहुंच जाती थी तो वहां से लौटकर घर आने का मेरा
मेरा मन ही नहीं करता था। अब संगत जी, मेरे घर में कोई बिलीव तो करता नहीं था, ना मेरी बेटी ना मेरा बेटा, इवन मेरे फादर भी बिलीव नहीं कर पा रहे थे। मैंने कई बार बोला कि आप मेरे साथ चलो, गुरुजी के बड़े मंदिर चलो। और संगत जी, फैमिली में जो भी कोई नहीं जाने को तैयार था वो सब बड़े मंदिर आए और उनको भी गुरुजी के दर्शन हुए, गुरुजी की ब्लेसिंग मिली और आज की कंडीशन में सब गुरुजी के भगत हैं। इनफैक्ट संगत जी, मेरी बेटी तो रोती है कि मैं कितनी बेवकूफ थी कि मैं गुरुजी के पास क्यों नहीं गई। वो बार बार मुझे रो रो कर कहती रही कि आप मुझे क्यों नहीं लेकर गए, आप मुझे जबरदस्ती क्यों नहीं लेकर गए। बट एनीवे संगत जी, सबकी यात्रा अलग होती है, यह गुरुजी की मर्जी थी। संगत जी, गुरुजी की बहुत ब्लेसिंग है मुझ पर, मेरी फैमिली पर। 1 साल वहां जाने के बाद कामिनी आंटी मुझे डुगरी भी लेकर गए थे और संगत जी, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगा। मैं कामिनी आंटी से रोज बात करती थी और यही बोला करती थी कि मुझे गुरुजी के बारे में कुछ बताओ, कुछ बताओ। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने हमें अपने चरणों के पास रखा है। अब गुरुजी की ब्लेसिंग है मुझ पर, पूरी फैमिली पर। थैंक यू सो मच गुरुजी। मेरी सोल, मेरी अंतरात्मा में गुरुजी सिर्फ और सिर्फ आप ही बसे हैं। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने हमें इतना ब्लेस किया है, आपकी हम पर इतनी कृपा है। गुरुजी, मैं आपसे यही अरदास करती हूँ कि आपकी ब्लेसिंग मुझ पर, मेरे परिवार पर और पूरे संगत परिवार पर इसी तरह बनी रहे। संगत जी, अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।